हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर तैयारी कर रहे हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की, और उसी के संदर्भ में जो यूनिट नंबर 7 है उसी को हम पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 7 के अंदर टोटल 21 कहानियां हैं और आज हम 9वीं कहानी पढ़ेंगे। यानी कि अभी तक जो है 8 कहानी की वीडियो मैं डाल चुकी हूं। इन कहानियों के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके स्क्रीनिंग में आ सकते हैं, जो इससे सब्जेक्टिव में प्रश्न बन सकते हैं, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये सारी कहानियां पढ़ाई हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कहानी नंबर 9। साथ ही आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि मैंने अपने चैनल पर HPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 5 ये मैंने कंप्लीट, और यूनिट नंबर 1 ये मैंने कंप्लीट करवा दी है। यूनिट नंबर 7 जो है हमारी अभी चल रही है। साथ ही भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, जिसमें काव्य गुण, दोष, लक्षण, अलंकार सब मैंने कंप्लीट करवा रखे हैं, छंद वगैरह, तो आप ये पहले से पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही जो भी कैंडिडेट एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने एस्टेट का तो संपूर्ण कोर्स जो है यहाँ पर निःशुल्क जो है उसकी प्लेलिस्ट बनाकर उसमें डाल रखा है, तो आप देख सकते हैं। साथ ही लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि एस्टेट की मैम प्रिपरेशन करवाइए। तो बेटा, आज जो है 26-25 तारीख हो चुकी है, 4-5 दिन की बात और है जब तक जो है समर वेकेशन हो जाती हैं, और उसके बाद मैं 1 जून से जो है कंटिन्यू आप जो भी कमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं जो है वीडियोस एस्टेट के लिए डालूंगी। तो दोस्तों, इस कहानी की मैं शुरुआत करती हूँ, और कहानी है आकाशदीप, और इसके जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद है। साथ ही दोस्तों, ये भी बताना चाहूँगी कि SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर लें। पर डे की वीडियो मैं वहाँ पर भी शेयर करती हूँ जो यूट्यूब पर मैं अपलोड करती हूँ। जो भी नया कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ता है उसको ये सारी वीडियोस देखने में बहुत ही आसानी होगी। टेलीग्राम पे आपको सब समझ में आ जाएगा कि एस्टेट की है या HPSC की है या UGC नेट की है। तो HPSC ने जो अपना सिलेबस दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो सेम सिलेबस है UGC नेट के लिए। दोनों का सेम है, तो दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी एक साथ हो जाएगी। आकाशदीप कहानी अपने आप में एक बहुत ही महत्व रखती है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लेकर प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है, और जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी युग के कवि हैं। छायावाद की जो सीमा है वो 1918 से 1936 मानी जाती है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद, तो छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं जिनमें जयशंकर प्रसाद जी का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। और आकाशदीप जो है जयशंकर प्रसाद जी का एक कहानी संग्रह है जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ था। इस कहानी संग्रह के अंदर, संग्रह का मतलब इसके अंदर बहुत सारी कहानियां हैं, उन सभी कहानियों के संग्रह को नाम दिया गया आकाशदीप। तो देख लेते हैं कि आकाशदीप कहानी संग्रह के अंदर कौन कौन सी कहानियां सम्मिलित हैं। तो उनमें कहानियां कौन कौन सी सम्मिलित है, ये प्रश्न भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो आकाशदीप स्वयं जो कहानी आकाशदीप है वो भी आकाशदीप काव्य संग्रह कहानी संग्रह के अंदर ही है। उसके बाद ममता कहानी, सुरग के खंडर में, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, प्रतिध्वनि और भिखारिन, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, और उसके बाद इधर कुछ और है, वैरागी, बंजारा, चूड़ीवाला, अपराधी, प्रणय चिन्ह। ये चीज़ें तो देखो आपको याद करनी पड़ेंगी, इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है। रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला, बिसाती। लर्न कैसे करेंगे अगर आप कहें तो मैं थोड़ी सी ट्रिक आपको बता सकती हूँ। आकाशदीप, आकाशदीप यानी कि आकाश में माँ की ममता से सुरग के खंडर भी दिखाई दे जाते हैं। सुरग में एक सुनहला सांप है, और हिमालय का पथिक, प्रतिध्वनि। इस थोड़ा सा आप इस तरीके से ना थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद जी का जो नाम है इससे मिलाकर इन्हें याद कर सकते हैं। जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी को एक वैरागी मान ले, और वैरागी है, साथ में बंजारा है, और बंजारा होकर चूड़ी बेचता है, फिर भी दुनिया उसे अपराधी करार देती है, और चूड़ी बेचते बेचते वह किसी के प्रणय चिन्ह में बन जाता है, उसकी रूप की छाया से मोहित हो जाता है जिसके प्रणय में बनता है। फिर ज्योतिष मती, रमला और बिसाती। इस तरीके से ना आप कोई भी मतलब ट्रिक बनाकर आप याद कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने ट्रिक से अपनी कहानियाँ जो हैं याद की थी जब मैंने एस्टेट का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई किया था, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं।
तो ज़्यादा ट्रिक मैं इसलिए नहीं बताती कि ट्रिक को याद करने के लिए भी हमें ट्रिक बनानी पड़ती है। अब दोस्तों इस कहानी का हम प्रमुख प्रतिपाद्य पढ़ेंगे, और प्रतिपाद्य का मतलब है उद्देश्य, यानी कि आकाश दीप कहानी के माध्यम से जो लेखक है जयशंकर प्रसाद, वो अपने श्रोताओं, अपने पाठकों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं, वही होता है प्रमुख प्रतिपाद्य। शब्दों के अर्थ को आप अच्छे से समझें, ताकि इससे संबंधित अगर प्रश्न आता है तो उसको आपको सोल्व करने में आसानी रहेगी। प्रतिपाद्य क्या है देखते हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर महत्वपूर्ण दिए गए हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रेम, ऐतिहासिक इतिहास की पृष्ठभूमि को मद्देनजर रखते हुए प्रेम और घृणा के द्वंद्व को उद्घाटित करती हुई कथा है। मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में इसमें प्रेम और घृणा, प्रेम का मतलब प्यार और घृणा का मतलब नफरत, इन दोनों का द्वंद्व मतलब इनका टकराहट को उद्घाटित करती हुई ये कथा है। यानी कि प्रेम और घृणा के द्वंद्व को इस कहानी में दर्शाया गया है। कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद, पिता की हत्या के आरोपी बुद्धगुप्त से ही प्रेम, मतलब बुद्धगुप्त एक इंसान है जिससे इस कहानी की नायिका है वो प्रेम करती है, और जो बुद्धगुप्त है वही उसके पिता के हत्यारे हैं, नायिका के पिता के हत्यारे हैं, उसी से प्रेम करती है। कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद से जूझती चंपा, यानी कि चंपा ये सोचती कि मैं अपने प्रेम की तरफ देखूं या अपने कर्तव्य की तरफ देखूं, इन दो कर्तव्य का जो निर्वाह करूं या फिर मैं अपने प्रेम का निर्वाह करूं, यही उसके अंतर मन में यानी कि खुद के मन में द्वंद्व, मतलब एक ये युद्ध सा छिड़ रहा है उसके विचारों में कि मैं किसको महत्व दूं। तो चंपा द्वारा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने की रोमांटिक कहानी है। अंततः जो चंपा है वो अपने संपूर्ण जीवन को अपने कर्तव्य के लिए समर्पित कर देती है, और उसी के दाएं बाएं ये सारी रोमांटिक कहानी घूमती है। पिता की हत्या का प्रतिशोध रूप, प्रतिशोध का मतलब होता है बदला, तो वो अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेती है, और इसी के रूप को इसमें दर्शाया गया है। ये इस कहानी का प्रमुख प्रतिपाद्य है जो जयशंकर प्रसाद जी अपने श्रोताओं, अपने पाठकों, अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से। अब हम देखते हैं इस कहानी के प्रमुख पात्र, और जो पात्र है ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो मुख्य पात्र और एक गौण पात्र। तो मुख्य पात्र इसमें कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो मुख्य पात्र में सबसे पहले बुद्धगुप्त का नाम आता है, ताम्र लिपि का क्षत्रिय है ये, ठीक है। तो बुद्धगुप्त प्रमुख पात्र हैं। बुद्धगुप्त के चरित्र के बारे में या बुद्धगुप्त के बारे में कुछ 4-5 लाइनें हैं जो बुद्धगुप्त के बारे में आपको बताएंगी कि एक ऐसा इंसान है, किस प्रकार का है। तो पोताध्यक्ष मणिभद्र की हत्या कर स्वयं व चंपा को मुक्त करता है। तो ये बात आपको याद रखना है, चंपा को मुक्त कौन करता है और अपने आप को भी, उसकी किसकी हत्या करके, पोताध्यक्ष जो है ना मणिभद्र जो है इसकी हत्या करके वो अपने आप को भी मुक्त कर लेता है और चंपा को भी। नए द्वीप को चंपा द्वीप नाम देता है जहां वे रहते हैं। यानी कि आपसे पूछ ले कि इसके जो नायिका है चंपा और बुद्धगुप्त वो कौन से द्वीप पर रहते हैं, तो उस द्वीप को क्या नाम देते हैं, तो चंपा द्वीप उस द्वीप का नाम देते हैं। बाली, जावा, सुमात्रा के वाणिज्य पर एकाधिकार स्थापित करना। वाणिज्य मतलब वहाँ का जो व्यापार है उससे संबंधित आप समझ सकते हैं, व्यापार से संबंधित जो बातें हैं वो आप वाणिज्य से ले सकते हैं। तो 3 जगहों का नाम दे रखा है, बाली, जावा और सुमात्रा के वाणिज्य पर अधिकार स्थापित करता है कौन, बुद्धगुप्त है। चंपा और स्वयं को, अपने आप को मणिभद्र की हत्या करके अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं, और जहां ये दोनों रहते हैं उस द्वीप को नाम देते हैं चंपा द्वीप। चंपा महानाविक संबोधित करती है, ठीक है। चंपा से विवाह कर भारत लौटने को इच्छुक हैं। ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो बुद्धगुप्त के बारे में बताई गई हैं। अब दूसरा प्रमुख पात्र आता है चंपा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पीजीटी एस्टेट में भी पूछा जाता है कि बुद्धगुप्त और चंपा कौन सी कहानी के प्रमुख पात्र हैं। तो आपको बताना है आकाशदीप। जानवी के तट पर चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका है, वो क्षत्रिय बालक है,
ये क्षत्रिय बालिका है, कहाँ की? चंपा नगरी की, जाह्नवी के तट पर है। ये जाह्नवी नदी का नाम है, आप सभी को पता है। पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी, प्रहरी मतलब पहरेदार, गार्ड के रूप में जो काम करते हैं। पिता कौन है? मणिभद्र। बुद्धगुप्त को पिता की मृत्यु का कारण मानती है, मतलब ये मानती है कि बुद्धगुप्त ही मणिभद्र को क्या करता है? हत्या करता है। तो बुद्धगुप्त को ये अपने पिता का मृत्यु का कारण मानती है। मणिभद्र के घृणित प्रस्ताव को ठुकराने पर बंदी बना ली गई। ठीक है, मणिभद्र के ये, मैंने कुछ गलत तो नहीं बता दिया? मणिभद्र के घृणित प्रस्ताव को ठुकराने पर बंदी ये बना ली जाती है। बुद्धगुप्त के भारत लौट जाने पर भी चंपा द्वीप पर ही रह जाती है। बुद्धगुप्त जब भारत लौट जाता है तब भी चंपा कहाँ रह जाती है? चंपा द्वीप पर ही रह जाती है। बुद्धगुप्त के प्रति प्रेम और घृणा का द्वंद्व जो है उसके मन में चलता रहता है, चंपा के मन में, कि उसे मैं घृणा करूं। घृणा इसलिए करती है कि उसके बाप का त्यारा है, और प्रेम वो उससे करती है। अब गौण पात्र कौन कौन से हैं? तो मणिभद्र जो है ना, सॉरी मैंने अभी बताया, चंपा के पिताजी नहीं है ये, बुद्धगुप्त और चंपा को बंदी बनाने वाला खलनायक है ये। ठीक है, जिसे विलेन बोलते हैं ना आप फिल्मों में, तो हिंदी में इसे खलनायक बोलते हैं। तो चंपा और बुद्धगुप्त को बंदी बनाने वाला इंसान है मणिभद्र, और मणिभद्र को जो है बुद्धगुप्त मार कर दोनों को आजाद करवा लेता है। चंपा की सेविका का नाम है जया। चंपा द्वीप की मूल निवासी है ये। अब देखते हैं कि इस कहानी के अंदर विशेष बात क्या है जो लेखक बताना चाहता है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का इसमें प्रयोग किया गया है, यानी कि संस्कृत के शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है। कहानी में एक स्थल पर 5 वर्ष का अंतराल आता है, यानी कि कहानी पर जितने भी स्थलों का वर्णन किया गया है तो एक स्थल से दूसरे स्थल का जो अंतराल है वो 5 साल का है। इस तरीके से आपको याद रहेगी ये बातें। और उसके बाद कुछ और विशेष चरित्र प्रधान कहानी है। सामुद्रिक जीवन के बारे में इसमें वर्णन किया। सामुद्रिक मतलब समुद्र से संबंधित, समुद्र के आसपास जो इन्होंने जीवन यापन किया उसका वर्णन किया गया है। प्रच्छन्न प्रेम, प्रच्छन्न मतलब स्वतंत्र प्रेम का इसमें चित्रण किया गया है। अब कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जिनको हम देखते हैं। क्या स्त्री होना कोई पाप है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये कथन किसका है? तो ये कथन चंपा का है। दुर्दांत दस्यु ने देखा, दस्यु होते हैं जो समुद्र वगैरह में जो नाव वगैरह चलाते हैं उन्हें कहते हैं। दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका, वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। ठीक है, तो ये बुद्धगुप्त का कथन है। हंसी आती है, तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। ठीक है, हाँ वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते। उसके बाद नेक्स्ट कथन है। ये कथन के नीचे बुद्धगुप्त कहता है चंपा से, ये कथन यहाँ पर दिए गए हैं। आहा चंपा, तुम कितनी निर्दय हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है। उसकी परीक्षा लेकर देखो तो कहो चंपा, वह कृपाण से, कृपाण मतलब तलवार से, अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों अतल जल में विसर्जन कर दे। तो ये जो है बुद्धगुप्त के कथन है जो चंपा से कहता है कि चंपा तुम एक बार आदेश देकर तो देखो। अगला जो कथन है वो देख लेते हैं। ये चंपा कहती है बुद्धगुप्त से, मुझे स्मरण है जब मैं छोटी थी, मतलब ये चंपा ही कह रही है, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी, ये भी भागीरथी गंगा नदी का है, भागीरथी नदी है, के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती, भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब पिता बरसों पर लौटते तो कहते, साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों से मेरी रक्षा की, वह गदगद हो जाती। तो ये कथन किसका है आप देख सकते हैं। ये कथन है, चंपा कहती है बुद्धगुप्त से कि मुझे स्मरण है जब मैं छोटी थी। वो बताती है कि मेरे पिता मेरी माता के बारे में क्या कहते थे। ठीक है, उसके बाद आगे है, जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ। मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है,
जलदस्यु तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा कहती है बुद्धगुप्त से, ये कथन है। ठीक है, तो काफ़ी इजी है, इनमें समझाने का कुछ भी नहीं है। आगे कथन है, बुद्धगुप्त कहता है चंपा से, हम लोग जन्मभूमि मातृवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा, मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है। परंतु मैं क्यों नहीं जाता? जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। ये कहता है बुद्धगुप्त चंपा से। मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। ठीक है, मतलब शून्य हृदय में तुम जागृत सी हो गई हो। क्यों तुमने पता नहीं मेरे शून्य हृदय में अपनी जगह बना ली है। तो ये बात कहता है बुद्धगुप्त चंपा से। ये उद्धरण बस आपको ध्यान रखने हैं। पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर, आलोक मतलब प्रकाश जलाकर, अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी। जल से अन्वेषण मतलब उसका अभिषेक करूंगी, उसकी खोज करूंगी। किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदीप। तो ये चंपा कहती है बुद्धगुप्त से। ठीक है, उसके बाद हमारी अगली कहानी आती है और अगली कहानी है नंबर 10, अपना अपना भागे। तो दोस्तों ये कहानी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।